की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो सतत रूप से इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। आज विशेष बात, और विशेष इसलिए कि आज विषय विशेष है। आज यहां पर जो लोग पधारे हैं वो विशेष है। आज हमारे जो अतिथि पधारे हैं वो भी विशेष है। तो विषय की बात सबसे पहले करना चाहूंगा। संविधान, भारत का संविधान। संविधान जो निर्माता थे उनकी जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनके जो आदर्श थे, उनके जो मूल्य थे और जैसा भारत वो चाहते थे, संविधान बनाया गया। और जब संविधान बनाया गया तो हिंदुस्तान के लोग जो थे और जितने भी लोग आज हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हो सकती है, सामाजिक परिवेश कैसा है, राजनीतिक परिदृश्य कैसा है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। विशद चर्चा चली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और सब लोगों ने अपना निचोड़ जो था दुनिया भर के संविधानों को देखा गया। संविधान बहुत बढ़िया बनाया गया। लेकिन जब बहस होती थी संविधान सभा में तो एक ही बात के बारे में चिंतन होता था और बार बार सभी लोग एक बात कहते थे कि यह बेईमानी है कि हम ये चर्चा करें कि संविधान का स्वरूप क्या होना चाहिए, अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह, रूस की तरह, फ्रांस की तरह, कैसा भी। उन सब का कहना यह था संविधान कैसा भी हो, लेकिन संविधान अंत तो गत्वा निर्भर इस बात पर करेगा कि जो लोग इसको उपयोग में लाएंगे उनका चरित्र कैसा है। और आज त्रासदी यह है कि हिंदुस्तान के अधिकांश लोग चाहे अशिक्षा के कारण, चाहे अज्ञान के कारण या सूचित नहीं होने के कारण संविधान के बारे में नहीं जानते। और जब संविधान के बारे में नहीं जानते, उनमें जो मूलभूत अधिकार दिए हुए हैं उनके बारे में नहीं जानते, या जो मूलभूत कर्तव्य जो जोड़े गए हैं बाद में उनके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कैओटिक स्थिति बनी हुई है। तो ये उपयुक्त समझा गया दूरदर्शन द्वारा अपने सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत कि हम इस विषय को लें और इसके बारे में सबसे बेहतर कौन हो सकता है जो आए, जवाब दें, और वो हो सकते हैं अभिभाषकगण, अधिवक्तागण, यानी वकील साहिबान। तो एक बार आप अपने लिए तालियां बजाइए, सभी लोग आप यहां पर पधारें। आज के हमारे मेहमान हैं जस्टिस जे.के. राका साहब, राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपति हैं आप। और इसी के साथ साथ श्री अशोक मेहता, आप सीनियर एडवोकेट हैं और चेयरमैन हैं राजस्थान बार काउंसिल के। उनके लिए भी आपसे अनुरोध है कि तालियां बजाकर जोर से उनका स्वागत करें। और जब ऐसे मेहमान पधारते हैं तो जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है जिसमें सवाल जवाब के द्वारा हम कई चीजों की या कई बातों की जानकारी आपको देते हैं, तो ये उपयुक्त समझा गया कि फॉर्मल वेलकम भी हो। और जब फॉर्मल वेलकम की बात होती है तो बुके प्रेजेंटेशन होता है, साफा भी पहनाया जाता है, ये हमारी राजस्थान की परंपरा है। तो सबसे पहले मैं दूरदर्शन के निदेशक रमेश शर्मा साहब से निवेदन करूंगा कि वे हमारे जो दोनों अतिथि हैं उनका साफा पहनाकर स्वागत करें। रमेश शर्मा साहब। अब मैं आर.एस. त्यागी साहब जो कि एडीजी इंजीनियरिंग है दूरदर्शन केंद्र जयपुर के, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मेहमानों को बुके प्रेजेंटेशन करें। त्यागी साहब। अब मैं रमेश शर्मा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो पधारें और फॉर्मल वेलकम करें 2 शब्दों के द्वारा। तालियां एक बार बजाएं आप डायरेक्ट साहब को। आज मेरे लिए एक ऐसा दिन है जो मेरी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं आया। कारण यही है कि मैंने इतने सारे कानून विशेषज्ञों को एक मंच पे एकत्रित कभी भी नहीं देखा। तो सबसे पहले अपने दूरदर्शन के स्टूडियो में
मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ आज जो मेहमान हैं, ऑनरेबल जस्टिस जे.के. राका साहब ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट और श्री अशोक मेहता, सीनियर एडवोकेट एंड चेयरमैन राजस्थान बार काउंसिल। हमारे प्रोफेशन में ये होता है कि एक गायबाना तारुफ होता है, एक जाहिराना तारुफ होता है। इसके माने ये होते हैं कि आपने किसी व्यक्ति की इतनी खूबियां सुन ली कि आप अपने जहन में उसके बारे में उनकी एक तस्वीर, उनकी हस्ती की, उनकी शख्सियत की एक तस्वीर का खाका खींच लेते हैं। तो मैंने भी जैसे जैसे उन्होंने इनकी तारीफ की, मैंने खाका खींचा और जब मेरा इनसे आज जाहिराना तारफ हुआ तो अब मैं अपने दिल से कहता हूं कि मैंने जैसा सुना तैसा पाया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। अशोक मेहता साहब जो हैं, उनकी शख्सियत के बारे में मैं कुछ नहीं सुना और सच पूछिए, मेरे पिताजी जरूर पुलिस ऑफिसर थे। उनके कुछ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, जजेस, उनका हमारे घर आना जाना था। लेकिन मुझे कानून के बारे में जो ज्ञान मिला वो शायरी के थ्रू मिला, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। सुदर्शन फाकिर साहब एक हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं, जिन्होंने लिखा वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जो बहुत मकबूल हुआ। जगजीत जी ने गाया, फिर उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला जिसमें उन्होंने लिखा, जिंदगी मेरे घर आना जिंदगी, मेरे घर का छोटा सा इतना सा पता है, मेरे घर के बाहर मोहब्बत लिखा है, न दस्तक जरूरी न आवाज देना, मेरे घर आना आना जिंदगी। तो उन्होंने एक किस्सा बताया कि वो एक बार एक गजल लेख की इस्लाह के लिए कैफी आजमी साहब के साथ बैठे थे। तो उस गजल में कुछ ऐसे अशार थे, जैसे मैं आपको सुना देता हूं। गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे ऐ दोस्त गुनाहों की तरह। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए, लंबी गजल है, जगजीत जी ने गाई है, तो फिर कहने लगे, उसमें एक मिसरा आता है, दिल ही दुश्मन है मुखालिफ के गवाहों की तरह। तो कहने लगे, यार सुदर्शन, तुमने ये गजल लिखी, बहुत अच्छी लिखी, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे अब्बा हजूर यहां किसी वकील के पास मुनीम तो नहीं थे? और दूसरा जो मुझे उनका एक शेर बहुत अजीज है कि मुखालफत शख्सियत को संवार देती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुखालफत शख्सियत को संवार देती है। मैं अपने दुश्मनों का बहुत एहतराम करता हूं। आई रिस्पेक्ट माई एनिमीज। तो एक बार फिर आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए, ऑनरेबल जस्टिस जे.के. राका साहब ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट और श्री अशोक मेहता, सीनियर एडवोकेट एंड चेयरमैन राजस्थान बार काउंसिल, और
हमारे परिवार के मुखिया श्री R.S. त्यागी जी, जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं, हेड ऑफ द केंद्र हैं और हमारे रहनुमा हैं, और उन्होंने हमेशा हमारी रहनुमाई इस तरीके से की है कि हमें कभी भी मंजिल तक पहुंचने में कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। या मैं यूं कह सकता हूं कि मुझको राहे तलब में अजब रहनुमा मिला, यानी कदम कदम पे तेरा नक्शे पा मिला। अब मैं आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और जैसा कि हम राष्ट्रगान से कई बार चीजों को आरंभ करते हैं, कार्यक्रमों का आरंभ होता है, तो मैं प्रश्न भी जो दाग रहा हूं वो पहला राष्ट्रगान से संबंधित है। आपको ये बताना है, देयर इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ नेशनल एंथम, व्हाट इज दैट? राष्ट्रगान का एक संक्षिप्त रूप भी है, व्हाट इज दैट? जन गण मन अधिनायक, यानी जो राष्ट्रगान जन गण मन, इसका एक संक्षिप्त रूप भी है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। व्हाट इज दैट? देयर इज अ शॉर्टर वर्जन एंड दैट इज जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन ऑफ नेशनल एंथम, और इसके लिए समय निर्धारित है 20 सेकंड्स। गाया नहीं, धुन बजाई जाती है जब हेड ऑफ स्टेट बाहर से कहीं यहां आते हैं और हमारे हेड ऑफ स्टेट से मिलते हैं, और सलामती का जाम, उस समय तालियां बजा सकते हैं। इस जानकारी के लिए भी आप चलिए सब, एक छोटा सा सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछता हूं। आप सभी ने राष्ट्रगान को कई बार स्कूलों में गाया होगा, कॉलेज में भी गाया होगा, तो मार्ट साहब और बहन जी जब ये कहते हैं कि आप इसे गाइए तो 52 सेकंड्स, तो कई बार ये होता है कि समय ज्यादा लग जाता है, तो वो कहते हैं थोड़ा जल्दी, तो 52 सेकंड से पहले ही निस्तारित हो जाता है। भारत सरकार ने जो इसका कोड है, अशोक चिन्ह का भी कोड है, झंडे का भी कोड है, राष्ट्रगान का भी कोड है, उसमें एक अधिकतम समय दे दिया। नॉर्थ ईस्ट के भी लोग हैं, हिंदी के उच्चारण में भी थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, समय लग सकता है। उन्होंने कहा अधिकतम इस समय अवधि में राष्ट्रगान का गायन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फोकस में रखना चाहिए 52 सेकंड्स। वो अधिकतम समय क्या है? इट्स वेरी इजी, ट्राई। और आप इतना टेंस मत होइए, बिल्कुल आराम से तो सही उत्तर आएगा। 1 मिनट। शुभ नाम आपका? नीरज। नीरज जी, क्या बात है, बिल्कुल सही। नीरज जी के लिए तालियां बजाइए सर, जोरों से। 60 सेकंड्स। चलिए एक सवाल मैं आपसे यह पूछता हूं, आज हर व्यक्ति, हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इस बात के लिए अधिकृत है कि वह अपनी, हमारे देश की जो अस्मिता का प्रतीक है तिरंगा, उसको अपने घर पर फहरा सकता है। मेरा सवाल यह है, सरकारी भवनों पर तो सदैव से फहराते रहे हैं तिरंगे झंडे, मेरा सवाल यह आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा झंडा कब से फहराया जाने लगा? और मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि 26 जनवरी 1950 सही आंसर नहीं है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, तो नेचुरली इसके बाद में ही अब आप अंदाजा लगाइए और बताइए। राष्ट्रपति, यस सर। 26 जनवरी 1952। 26 January 1952. No, sir. The correct answer is 15th of August 1971. तब तक राष्ट्रपति भवन पर राष्ट्रपति जी का स्वयं का झंडा फहराया करता था, प्रेसिडेंशियल स्टैंडर्ड, राष्ट्रपति जी का व्यक्तिगत झंडा, जिसमें 4 खाने, सबसे टॉप लेफ्ट अशोक चिन्ह, राइट माइट हाथी, लेफ्ट बॉटम तुला, राइट बॉटम एक घड़ा जिसमें समृद्धि का प्रतीक, कुछ पौधे। तो एक पॉपुलर डिमांड हुई कि राष्ट्रपति जी का झंडा हो सकता है व्यक्तिगत झंडा, लेकिन जब तिरंगा है तो तिरंगा फहराया जाना चाहिए। और कई बार हम ये देखते हैं कि पॉपुलर डिमांड्स भी होती है, अंत तो गत्वा मानी जाती है, समय लगता है। सो अल्टीमेटली ऑन 15th of August 1971, that was the date जबकि राष्ट्रपति भवन पर तिरंगा झंडा फहराया गया। सर एक बार तालियां बजा भी सकते हैं।
मैं एक सरल सा सवाल पूछने जा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आइडिया किसका था एंड हु प्रपोज दिस, और कब ये गठित हुई? या पहले मैं थोड़ा और पीछे से शुरू करता हूं, आपको ये बताना ये आइडिया किसका था और कब ये दिया गया। अलग अलग दे दीजिए, 2 पुरस्कार दे दूंगा। ठहरिए ठहरिए जी। एमएन रॉय। एमएन रॉय इज द करेक्ट आंसर। आपका शुभ नाम? जय लोढ़ा। जय लोढ़ा, क्या बात है, बिल्कुल सही, एमएन रॉय। और व्हेन इट वाज गिवन, इन द ईयर 1934। 1934 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, शुभ नाम आपका? प्रशांत चौधरी साहब को। बिल्कुल, तालियां तो बजती रहनी चाहिए साहब, जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंच जाऊं। अब एक सवाल, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। आपको यह बताना है कि पहली बैठक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कब हुई और अंतिम बैठक कब हुई? जी, पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946। 1946, 9 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। और अंतिम? अंतिम इज 24th of January 1950। 24th of January 1950। दोनों सही उत्तर। शुभ नाम आपका? अभिषेक। अभिषेक साहब, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही। क्या साहब, मैंने कहा कि आप इतनी तीव्र गति से उत्तर दे रहे हैं कि मैंने सोचा कि ये पुरस्कार ही समाप्त नहीं हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने अलग अलग करने की जगह दोनों आप ही से पूछ लिए और आपने बिल्कुल तो आपने सही उत्तर दिया। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए साहब कि हिंदुस्तान के लिए जब चुनाव हुए, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट हुई, उससे पहले इंटरिम पार्लियामेंट थी। तो इंटरिम पार्लियामेंट कब से बनी और मोटे रूप से आप बता सकते हैं कितने समय तक रही? इट्स वेरी सिंपल। यस, 3 साल तक रही। लगभग 3 साल तक रही, बिल्कुल सही उत्तर। और कब से? कब? 50 तक रही। 50 तक रही। अंतरिम संसद उससे बनी कब? 3 साल। हाँ, 47। 47 में बनी। थोड़ा और कुछ। चलिए, मैं पुरस्कार ये तो दे देता हूं 3 साल के लिए। शुभ नाम? राजेश जी। आपको यह बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो परिवर्तित हो गई इंटरिम पार्लियामेंट में, और जब नए इलेक्शन हुए तो पार्लियामेंट गठित हो गई। उस पीरियड की अवधि में वो 3 वर्ष के लिए रहा। तो आप ये बता सकते हैं कि वैन, एक पुरस्कार और। यस सर, अब आप बताइए। 1947 to 1950, it was provisional parliament। 1947 to 1950। 1947 to 1950। सर, मैंने अभी इतना निवेदन कर दिया कि जब नए चुनाव हुए तब तक, तो कब से हुई? इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। कब से? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 आपने बता दिया, ओके, डेट भी बता दिया आपने। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब देश आजाद हुआ, सॉवरन स्टेट, उस दिन से सॉवरन स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी से। 26 जनवरी 1950 से पहले आम चुनाव होकर के जब नई पार्लियामेंट गठित हो गई, यानी 12 अप्रैल 1952 तक रही, ये पीरियड है। तालियां इस जानकारी के लिए बजा सकते हैं आप। डॉक्टर अंबेडकर, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा सवाल यह आपको यह बताना है कि ये सबसे पहले ओरिजिनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने प्रपोज किया?
Justice B.N. Rao. Justice B.N. Rao. बेनेगल नरसिंह राव. तो उसको शॉर्ट कर करके आपने मुझे भी कंफ्यूज करने की कोशिश की. सो यही क्वालिटी होती है एक अच्छे वकील की. तो जज साहब कहते हैं भाई क्या बात है, व्हाट एमएन रॉ, ये तो वो नरसिंह. सर यही तो कह रही हूं, बेनेगल नरसिंह राव. शुभ नाम आपका? ओजस्वी. ओजस्वी, वाह क्या ओजस्विता, वाह क्या प्रकटीकरण है उसका. तालियां बजाइए सब जोरों से आपके लिए. बिल्कुल सही. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर पार्टीशन कितने थे एंड आफ्टर पार्टीशन कितने रह गए टोटल, आपको दोनों बताना है. अब आइए जी. सर 389 थे और पार्टीशन के बाद 299 रह गए थे. 389 और पार्टीशन के बाद में 299 रह गए. मेरे ख्याल से सब लोगों को हाथ नीचे करके या ऊपर उठा करके जोरों से तालियां बजानी चाहिए. शुभ नाम आपका? सर योगेंद्र सिंह. क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही. तालियां तो तब तक बजती रहनी चाहिए सब जब तक मैं शुरू नहीं कर दूं. 389 and 299. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे कौन से हैं या कौन थे जिनका टेन्योर सबसे लंबा रहा? लार्जेस्ट टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है? साथ ही बताना होगा अवधि कितनी थी. हां, एक पुरस्कार अलग दे दूंगा अगर कोई ये बता दें उस दिन से लेकर के उस दिन तक, और उसके लिए मुझे भी कागज साथ में लेके चलना पड़ेगा. हाँ साहब, तो 2-3 पुरस्कार मैं दूंगा. यस मैम. सबसे ज्यादा, सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़. जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़, बिल्कुल सही उत्तर. आपका शुभ नाम मैम? रश्मि सिंह. रश्मि जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया. 7 ईयर 4 मंथ तक रही थी. 7 years 4 months तक रही. आपने शुभ नाम वापस जोर से बोले साहब. रश्मि सिंह कीचड़. रश्मि जी चारों ओर फैलती हैं, आलोक ज्ञान का फैलाती हैं, लेकिन आज आपने थोड़ा सा स्वार्थी होने का परिचय दिया. मैंने कहा था ये बता दें, ये बता दें, एक पुरस्कार और दे दें, लेकिन आपने अपने ज्ञान का परिचय, नाम जस्टिस चंद्रचूड़, फिर 7 वर्ष 4 माह, ये हकों पर कुठाराघात आप सबके. फिर भी अनुरोध के तालियां बजाइए इनके लिए आप. चलिए साहब, देखिए रश्मि जी ने बिल्कुल सही किया. मैंने थोड़ा लाइटर वेन में बात की. मैंने स्वयं ने कहा था ये दोनों चीजें बतानी है, तो आपने कहा कि मैं आधा बता करके पुरस्कार नहीं लूंगी, तो ऐसा मैंने ही कहा था. और मैंने ये कहा था कि अगर कोई तिथि और बता देगा तो एक पुरस्कार और. तो अब आप तिथि बताइए, कब से कब तक? Around February 1978 to July 85, 5 years. हाँ, 7 years. डेट आप बता सकते हैं? 17 February. 2 और 1 है, तो 2 कहां थे, शुरू में थे या बाद में थे? 2 पहले थे. पहले थे और बाद में फिर 11 थे. वाह क्या बात है. शुभ नाम आपका? अनुरूप सिंह. अनुरूप जी, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इसका मतलब आपने पढ़ा तो है ही और इसको आपने रिटेन भी किया है. जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ 7 वर्ष 4 माह के लिए 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ. ये लाइफ इज ए मैटर ऑफ चांस. कई बार कई लोग इस कारण से नहीं बन पाते कि उनके जो सीनियर थे, जो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, वो रिटायर इन द मीन टाइम हो जाते हैं. सो इट्स ए मैटर ऑफ चांस व्हेन यू आर एलिवेटेड, और क्या कुछ हो जाता. तालियां बजाइए उनके सम्मान में. देखिए, ये जो संयोग की बात होती है, तो संयोग जीवन में घटते ही रहते हैं. और कई बार ये चर्चाएं चलती है कि क्या इस अवधि के लिए भी किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए या नहीं. और परंपरा यह है कि जहां तक संभव हो बनाया जाना चाहिए.
क्योंकि नहीं तो ये लगता भाई क्यों नहीं बनाया गया। तो मेरा सवाल ये है, आपको बताना है कि वो शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से हैं जिनके नाम ये रिकॉर्ड है कि वो सबसे कम समय तक, कम अवधि के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। जी, कमल नारायण सिंह, कमल सिंह नारायण, कोई बात नहीं, कमल सिंह आ गया इसलिए आप वो बीच में जाने ही दें, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम क्या है? ललित शर्मा। बस तो बीच में कुमार, चंद, मल वगैरह वगैरह से कंफ्यूजन नो। सो मुद्दे की बात आ गई। कमलनाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर नेम। अब कितनी अवधि? इट वाज फॉर 17 days। फॉर 17 days। अब डेट आपसे नहीं पूछूं, किसी और को उसका है ना। तालियां बजाइए सब जोरों से आपके लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया कमलनाथ सिंह। मात्र 17 दिनों की अवधि के लिए। अवधि हाँ, तिथि, वाह क्या बात है। जी बिल्कुल जी, बोलिए आप। सर डेट 25 नवंबर 1991 जी से 12 दिसंबर 1991। बिल्कुल सही। शुभ नाम आपका? सर किंशुक जैन। क्या बात है किंशुक साहब, क्या बात है। किंशुक साहब, आमतौर पर आपके मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आया करते थे? Sir, actually 25 November is my birthday as well, so that is the reason why I could correlate and I remember it. तो क्या इसका श्रेय आपको दे दें कि ये अगर तिथि नहीं होती, कोइंसाइड नहीं करती, तो वो बनते भी कि नहीं बनते? या Yes. तालियां जोरों से बजाइए साहब। देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि कई बार ये प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के सवाल जो पूछे जाते हैं उनका महत्व क्या है, पूछा गए, डेट बताई गई या कोई अवधि बताई गई, बात आई गई होगी, लेकिन द पॉइंट रिमेन्स। होता यह है कि ऑर्डिनरली जब हम पढ़ते हैं, हार्ड नॉलेज को एक्वायर करते हैं, तो ऑर्डिनरली एग्जामिनेशन के बाद में या नौकरी लगने के बाद में या प्रोफेशन में जाने के बाद में, अनलेस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। अगर हम प्रोफेशन में भी जाते हैं, वकालत में भी जाते हैं, एक पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हम एक्सेल कर रहे हैं, तो और चीजों को, दूसरे लॉस को वगैरह को हम छोड़ देते हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि सतत रूप से व्यक्तित्व के विकास के लिए और आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि नॉलेज का एक्विजिशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ अपडेशन भी होना चाहिए। और ये इतनी बारीकी से, मे भी आपने लाइटर वेन में कहा कि साहब मेरी डेट ऑफ बर्थ है, उसे कॉन्साइड करता, बट आप इसका ध्यान धरते हैं। तालियां आप सभी के लिए बजाइए, क्योंकि आप तो निरंतर, अब जब आप पैरवी करते हैं तो आप सारा कानून, सारी चीजों को रोज आप बताते रहते हैं। अब मैं इस अवसर का लाभ उठाकर मैं जज साहब से अनुरोध करना चाहूंगा। देखिए, आमतौर पर यह बड़ी त्रासदी की बात होती है, सभी लोग चर्चा करते हैं और उसके कई कारण भी है मुकदमों में देरी। जब न्याय की बात आती है तो न्यायालय। और मैं एक बात और निवेदन आपसे करना चाहूंगा, मैं खुद एक सिविल सर्वेंट रहा हूं, लेकिन होता क्या है, सिविल सर्वेंट जो एग्जीक्यूटिव है, बंद कमरा, अकेला व्यक्ति, मन मर्जी जो आया वो निर्णय लिया। ये नहीं कह रहा हूं कि हम डेलिब्रेटली, हर व्यक्ति ऐसा ही करता है, बट संभावना, बिकॉज आप ही को निर्णय लेना जो जज गई, कोई कंसिडरेशन भी हो सकता है, एट टाइम्स होते भी हैं, लेकिन जुडिशियल सिस्टम, आप ये देखिए, खुली सुनवाई, हर व्यक्ति जाता है, अपना पक्ष रखता है, जवाब देने का मौका मिलता है। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो आप आगे जाइए, ऑर्डर्स होते हैं, स्पीकिंग ऑर्डर्स होते हैं, अपील और वगैरह वगैरह प्रावधान। और इसी के कारण हिंदुस्तान में इतनी सारी जो आजकल जो चीजें हो रही हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान एक है, टिका हुआ है और लोग मुस्कुरा रहे हैं। उसका कारण द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन ये डगमगा रहा है। और डगमगाने का कारण यह है कि लोग ये कहते हैं कि जस्टिस प्राप्त होने में बहुत समय लगता है, कॉस्ट भी बहुत लगती है, और कहां तक जाएं। तो मैं इस संदर्भ में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया ये बताएं कि मोटे रूप से समस्या कहां है, रूट कॉज क्या है, और आपके हिसाब से क्या समाधान इसका होना चाहिए। एक मेजर फैक्टर है गवर्नमेंट की तरफ से जी, करीब करीब 2/3 मैं समझता हूं लिटिगेशन या तो फॉर बाय द गवर्नमेंट है या अगेंस्ट द गवर्नमेंट है। जी, छोटे छोटे मैटर्स में भी जहां मैटर सिंगल बेंच में कंक्लूड हो जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए अफसर जो होते हैं वो कोई चांस लेना नहीं चाहते, वो देखते हैं कि मेरे ऊपर क्यों पड़े, वो रिकमेंड करते हैं सेकंड अपील करने की या हायर फोरम में जाने की। उससे एक जो बैकलॉग होता है वो बढ़ता जाता है। जी,
पुराना डिस्पोजल होता नहीं, लेकिन नए मैटर्स इनिशिएट होते हैं, नए केसेस आते हैं जिनका डिस्पोजल अपने आप धीरे धीरे होता ही है, क्योंकि एक एक बेंच में 100 150 केसेस कई बार लगते हैं और हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि हम केसेस का निपटारा करें, लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं। एक तरफ से एडजॉर्नमेंट आता है, दूसरी तरफ से कई बार ऑब्जेक्शन भी होता है, लेकिन जब एक पक्ष तैयार नहीं है तो निश्चित रूप से उस केस की सुनवाई नहीं हो सकती। और जहां वकील का अच्छा सहयोग हमको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि केस लॉज या फैक्ट्स वकील ही बताते हैं, और जब इस तरह के फैक्टर्स होते हैं एडजॉर्नमेंट की, और तो एक फाइल तो मूव होगी, केस पे कोर्ट में लगेगा, लेकिन जब एडजॉर्नमेंट होगा तो हम लोग जो तैयार करके आते हैं, वी आर ऑलमोस्ट रेडी इन एवरी केस, लेकिन जब एक तरफ से एडजॉर्नमेंट होता है तो कई बार हमको भी लगता है कि हमने इतनी रात भर पूरी तैयारी की, केस को देखा, लेकिन अगर एडजॉर्न हो रहा है तो कई बार दिल खट्टा होता है कि इतनी तैयारी के बावजूद भी केस की सुनवाई नहीं हुई जी, तो वो केस नेक्स्ट वीक या 10-15 डेज बाद वापस आएगा जी। तो उस टाइम भी कई बार होता है कि किसी न किसी तरफ से एडजॉर्नमेंट के प्रयास होते हैं जी, तो उससे भी लिंगर ऑन होता है, केस का डिस्पोजल नहीं होता। तो दीज आर द मेजर फैक्टर्स कि जहां जजेस की स्ट्रेंथ कम है। आज 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया में है, और राजस्थान को देखें करीब 6 करोड़ 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, 50 जजेस की स्ट्रेंथ है। 50 के जब पहले 40 थी, वो भी कभी, मैं समझता हूं जहां तक मेरी नॉलेज है, वो भी कभी फुलफिल नहीं हुई। 40 जजेस की स्ट्रेंथ थी, वो भी कभी फुलफिल नहीं हुई। तो 50 कर दिए, इसका कब एक साथ, अगर 50 जजेस एक साथ आ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि एक जो डिस्पोजल होना चाहिए वो तीव्र प्रगति से होगा और अच्छे प्रयास से होगा। सर, आपने वकीलों का जिक्र किया और आपने एडजॉर्नमेंट्स की बात कही, तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे या उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि वैसे तो आपका रोज का काम है, आप जिक्र करते रहते हैं, आपस में चर्चाएं होती भी रहती है, कॉन्फ्रेंसेज भी होती है, सिंपोजिया भी होते रहते हैं, फिर भी व्हाट यू वुड लाइक टू से फॉर्मली आई वुड लाइक टू आस्क इन दिस प्रोग्राम। नहीं, बेसिक फैक्टर यह है कि वकील तैयारी से आएगा तो तारीख लेने की बात नहीं करेगा, और डिसिप्लिन जो होना चाहिए एक वकील का, डिसिप्लिन्ड है, मैं खुद मानता हूं, लेकिन कई फैक्टर्स होते हैं कि वो तैयारी करके आते हैं, लेकिन अगली साइड हो सकता है कि कई बार मैं उसको लगता है कि मेरा केस वीक है, तो वो तारीख की प्रयास करेगा और डेट लेने की कोशिश करेगा। अगर जज फर्म है कि नहीं, मेरे को तो ये हियरिंग मैटर सुनना ही है, आज नहीं आप कल तैयार करके लाइए, तो एक जब फर्मनेस बार की तरफ से और बेंच की तरफ से रहेगी तो डिस्पोजल उसका होगा। और एडजॉर्नमेंट का जो मीनिया है, ये हर अदालत में है, चाहे लोएस्ट में कह लीजिए चाहे हाईएस्ट में कह दीजिए, ये एक फैक्टर जो है जिसको क्लॉग कर रहा है सिस्टम को। और वकील दोनों तरफ से तैयार होकर आएंगे तो जज तो सुनने को तैयार है, और जज अपना फैसला जो उचित समझता है दोनों पक्षों को सुन के न्याय देने की जो बात करता है वो कर ही रहा है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, तालियां बजाइए सर। आपने बात कही और आपने ये व्यथा उसका प्रकटीकरण किया कि चाहे 40 स्ट्रेंथ थी राजस्थान हाईकोर्ट के जजेस की, तो वो भी पूरी नहीं हुई, 50 है तो भी ये एक प्रश्न ये पैदा होता है एक आम आदमी, क्योंकि हम जब आम आदमी की बात करते हैं और आम आदमी की आकांक्षाओं के प्रतीक के रूप में उस डॉक्यूमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है, हाई कोर्ट्स हैं, या तो उसके जो जजेस हैं, वॉट एवर माइट बी द सिस्टम, मे इट बी आयोग, मे इट बी कॉलेजियम, बट वी नो द एग्जैक्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट के महीने के बीच में उस दिन को होगा, उससे पहले अपॉइंटमेंट होना ही चाहिए। एंड जो ही एक रिटायरमेंट से वैकेंसी हुई, कोई न कोई उसमें उनके स्थान पर आ जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, ये एक चिंतनीय विषय है। तालियां बजाइए, आपने जो व्यूज को एक्सप्रेस किया। इसी अवसर पर मैं सोचता हूं कि मैं मेहता साहब से भी, क्योंकि चोली दामन का साथ है बार और बेंच का, आप चेयरमैन हैं राजस्थान बार काउंसिल के, यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस फ्रेटर्निटी, कृपया आप ये बताएं कि पहले तो मोटे रूप से जो बात आपने कही थोड़ी चुभी होगी, नहीं चुभी हो तो भी
उसके बारे में कुछ थोड़ा अपने व्यूज को आप एक्सप्रेस करें। जहां तक डिलेस का प्रश्न है या जहां तक ये है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो समझा हूं जी, एक तो ये प्रजातंत्र देश है, हर आदमी लिटिगेशन चाहता है। जी जी, लिटिगेशन इसलिए चाहता है कि वो कोर्ट के जरिए ही अपना न्याय चाहता है जी, और कोर्ट पे इस चीज का बर्डन बहुत है जी। दुनिया में जितने जज और पॉपुलेशन रेशो होना चाहिए, पॉपुलेशन और जजेस रेशो होना चाहिए, हिंदुस्तान में सबसे निचली स्तर पे है वो। आप अगर 100 मुकदमे या 200-300 मुकदमे रोज अगर बोर्ड पे लगाएंगे तो वकील एडजॉर्नमेंट मांगे या ना मांगे तो भी संभव नहीं है। जब 300 मुकदमे, 200 मुकदमे, 150 मुकदमे रोज एक कोर्ट में लगेंगे, मैं सब नीचे से लेकर ऊपर तक की कोर्ट की बात कर रहा हूं, एडजॉर्नमेंट भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होगा क्योंकि वो जज कर ही नहीं सकता। कैसे होगा? आपने कानून बना दिए बहुत सारे, सरकार ने एक कानून बना दिया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, हिंदुस्तान में 30 लाख मुकदमे उस एक्ट के तहत आ गए। क्या आप सरकार बताएगी कि उन्होंने उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को के इस संख्या को देखते हुए अदालतें कितनी खोली? वो सारे मुकदमे चले गए उन्हीं कोर्टों के पास जो पहले से ही बर्डन है। डोमेस्टिक वायलेंस, SC/ST कोर्ट, ये इस SC/ST एक्ट, इस तरह के कई सारे उन्होंने इनेक्टमेंट बना दिए। आज ही अखबार में था 80,000 मुकदमे डोमेस्टिक वायलेंस के चल रहे हैं। कोर्टें कितनी है? वो कोर्टें फिर उन्हीं कोर्टों के पास आ गई। अल्टीमेटली काम कैसे होगा? अगर आप कोर्ट नहीं बढ़ाएंगे और ये सब नहीं करेंगे तो ये मेरा जो मोटी चीज ये, लोगों में न्याय पाने की इच्छा भी है तो कोर्ट में भी आते हैं, लिटिगेटिंग हैबिट भी है। मैं हिंदुस्तान में मैं ये भी कहता हूं क्योंकि न्यायालय से मिलता है उसकी उनको वो भी है तो वो लिटिगेट करने के लिए भी आते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। आप कानून बना देते हैं, कानून में अधिकार भी कोर्ट के जरिए चाहते हैं और कोर्ट है नहीं, इसको कौन देखेगा? थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं इसी क्रम में एक प्रश्न जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं कि एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सबसे लंबा टेन्योर किसका और कितना रहा? जी, जस्टिस PN भगवती। जी, जस्टिस PN भगवती बिल्कुल सही उत्तर है। तो पुरस्कार तो पक्का। अब आप अवधि अगर आप बता दें। 26 years। 26 अवधि कितनी? सुप्रीम जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपने शायद जोड़ा है, हाई कोर्ट में रहे, सुप्रीम कोर्ट में रहे, टोटल वो रहे। चलिए मैं पुरस्कार दे ही देता हूं आपका शुभ नाम बताएं आप। नितिन भंडारी। भंडारी साहब को पुरस्कार दे देता हूं। मैंने कहा अवधि बता दी, तिथि बता दीजिए। और जी, जुलाई 1976 to 1973 to 1986, 20th December। 1986 20th दिसंबर, बिल्कुल सही। शुभ नाम आपका? गौरव चौधरी। गौरव साहब, क्या बात है, बिल्कुल गौरवपूर्ण तरीके से। और चूंकि आपने कहा तो आपने पहले ज्यादा बोला तो आपने दोनों चीजों को मिला करके बोला, तो मेरा सवाल यह है लॉन्गेस्ट टेन्योर एज ए जज ऑफ ए पर्सन इन द हाई कोर्ट एज वेल एज इन सुप्रीम कोर्ट किसका? अवधि और तारीखें भी बता दीजिए साहब। हाँ साहब। जस्टिस PN भगवती। 26 years and I think 5 months। 26 years and 5 months is the correct answer। जस्टिस PN भगवती। शुभ नाम? संदीप पाठक। संदीप पाठक। संदीप साहब बिल्कुल सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही उत्तर साहब। 21 जुलाई 1960 to 20th of December 1986 जबकि CJI वो रिटायर हुए थे, जो कि डेट आपने बता दी। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। आप एक बड़ा ही सरल सवाल, इससे सरलतम हो ही नहीं सकता, बस हाथ खड़े करना है और इंतजार करना है मैं किससे पूछूं। बाय इंडिपेंडेंस वी हैव लॉस्ट द एक्सक्यूज ऑफ ब्लेमिंग द ब्रिटिश फॉर एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। इफ देयर आफ्टर थिंग्स गो रॉन्ग वी विल हैव nobody to blame except ourselves. Whose comments are these on a successful constitution? किसका ये ऑब्जर्वेशन? मेरे ख्याल से इससे सरल तो हो ही नहीं सकता। कई बार अपन आतंकित यूं ही हो जाते हैं, सर मैं करूं क्या, मैं तो प्रेम से लिए घूम रहा हूं। अरे इससे सरलतम हो ही नहीं सकता। Whose
comments are these on a successful constitution? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, और वाह क्या बात, शुभ नाम? सूर्य प्रताप सिंह राजा। सूर्य प्रताप सिंह राजा साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इतना जोर से हाथ दबाया मेरा कि पता लगा कि सूर्य का प्रताप क्या होता है। तालियां आप भी बजा सकते हैं सूर्य प्रताप सिंह साहब के लिए। संविधान के कई अनुच्छेद हैं। एक ये बताना है कि मैं एक कोट आपको पढ़ रहा हूं, एक क्लॉज पढ़ रहा हूं, आपको उस क्लॉज से बताना है कि मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं, और फिर क्लॉज भी बता दीजिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये कहां से लिया गया है? भारत के संविधान से। आपको पार्ट भी बताना है, आपको आर्टिकल भी बताना है, और उसका ये कौन सा क्लॉज है ये भी बताना है। ये तीनों चीजें। सूर्य प्रताप सिंह साहब, यस मैम, बोलिए आप। फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स कौन सा? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A, पार्ट 4। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट 4। पार्ट 4। पार्ट 4। कुछ और उसमें तब्दीली? पार्ट 4A। पार्ट 4A। So part 4A of the Constitution of India, Article 51A, then which clause? Clause, I don't know. अरे शुरुआती मामला है तो क्या होगा? फर्स्ट। तो उसको क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट है, ए है, क्या लिखा है? 51A। क्या नाम है तेरा? अभिलाषा। अभिलाषा। तालियां बजाइए अभिलाषा के लिए जोरदार तरीके से। आप The whole point is कि हम सभी चीजों को जानते हैं, आप भी जानते हैं, और आप बिल्कुल यंगस्टर हैं, आपके प्रोफेशन में आप एंटर हुए हैं। द होल पॉइंट और पॉइंट रिमेन्स कि आजकल तो कौन सा जमाना है, एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें पॉइंट के बाद में भी या दशमलव के बाद में भी 0 0 0 0, तो परफेक्शन का जमाना है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आंसर शुड बी लाइक दिस। Part 4A of the Constitution, Fundamental Duties, Article 51A, Clause A, small a. तालियां जोरों से बजाइए इन सभी के लिए, आप सभी के लिए। और आज का ये कार्यक्रम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उसमें सभी बड़े लोग तो हैं ही, बच्चे विशेष रूप से हम ये समझते हैं कि प्रेरणा लेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, चिंतन, मनन और अपना एक अलग व्यक्तित्व उसको निखारेंगे। आज के जो मेहमान साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस नाका साहब, ऑनरेबल अशोक मेहता साहब, और आप सभी साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। दूरदर्शन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तालियां बजाएं एक बार आप अपने लिए बहुत जोरदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।